गरीब बहू ने शादी के बाद एयर बलून से की ससुराल में एंट्री। तपती दोपहरी में आयशा पसीने से पूरी तरह तरबतर हैंडपंप से पानी का डिब्बा भरकर घर के अंदर आती है। घर में मिट्टी का चूल्हा जल रहा है। आयशा पसीने से लथपथ चूल्हे के सामने बैठती है। पास ही खटिया पर आयशा के माता पिता और फर्श पर गांव की कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी भी डेरा जमाए बैठे हैं। तभी बिजली चली जाती है। लो, इस कमबख्त बिजली को भी अभी ही जाना था। कम से कम अब तो सिलेंडर ले लो, वरना गर्मी में बिना बिजली के ये चूल्हा प्राण ले लेगा। अरे क्या करूं माधवी, अपनी तो फूटी किस्मत है। इस जन्म में गरीबी पीछा छोड़े तब ना। ए जी, मुझे तो सबसे बड़ी चिंता आयशा की है। ये अमीर करोड़पति लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ माधवी, मुझे भी अंदर ही अंदर इसी बात का डर खाई जा रहा है। इनके हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। कहीं ये हमारे साथ धोखा कर दे तो। खटिया के पास बैठे रमाशंकर अपने हाथ में पकड़ा हुक्का जोर से जमीन पर पटकते हैं। अरे आत्मा राम, हम तो तुझे अभी भी समझा रही हैं, इन लोगों की बातों में मत आ। और नहीं तो क्या जी, इन लोगों का कुछ कहने का नहीं होता। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। ऊंची दुकान और फीके पकवान, तूने सुना ही होगा। क्रांति आंटी चूल्हे की तरफ हाथ से इशारा करती हैं, जहां आयशा धुएं के बीच खांसते हुए रोटी पलट रही है। जरा इस घर की हालत तो देखो, ढंग से हवा खाने के लिए पंखा तक नहीं, रोटी का ठिकाना नहीं है। बेचारी लड़की चूल्हे से परेशान हो रही है। अरे आयशा, तुझे क्या लगता है इस चूल्हे वाली जिंदगी से सीधे महल में चली जाएगी तू? इतने अरबपति घर में तू आराम से निभा पाएगी? बता, अरे बता ना। आयशा चूल्हे से हाथ हटाती और खड़ी हो जाती है। नहीं क्रांति आंटी, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मेरा रोहित ऐसा नहीं है। अरे देखो देखो, उसके खिलाफ एक बात सुनना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छे हैं चाची, आप लोग बेवजह उन पर शक कर रहे हो। मुझे तो पक्का लगता है कि उस लड़के ने हमारी छोरी पे कोई काला जादू कर दिया है, तभी तो बस उसी के गीत गा रही है। हो माँ, आप लोग भी फालतू की बातों में अपना दिमाग लगा रहे हो। सब कुछ सही होगा, मैं कह रही हूँ ना। आयशा रोते हुए अंदर जाकर रोहित का नंबर डायल करती है। रोहित बड़ी मीटिंग में बैठा है। हेलो आयशा, कैसी हो? सब ठीक तो है ना माँ? रोहित, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा है। यहाँ सब लोग। आयशा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? हमारे रिश्ते को लेकर घर में बहुत कलेश हो रहा है। ताऊ जी और चाची माँ को भड़का रहे, कह रहे हैं कि बड़े लोग धोखेबाज होते। क्या धोखेबाज? आयशा, तुम्हारे घर वाले शादी तो नहीं तोड़ रहे हैं ना? माँ बाबूजी बहुत डरे हैं रोहित, शायद ये शादी नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसा मत बोलना आयशा। तुम प्लीज बाबूजी और बाकी सबको वहीं रोक कर रखो। मैं अपनी फैमिली को लेकर अभी के अभी तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। तभी अचानक शांत गांव की सड़क पर दो चमचमाती बड़ी काली गाड़ियां आयशा के घर के बाहर आकर रुकती हैं। गाड़ियों से जेठालाल, दयाबेन और रोहित उतरते हैं और आयशा के घर में जाते हैं। बाबूजी, माँ जी, मुझे पता चला कि आप सबको इस रिश्ते से बहुत डर लग रहा है। अरे रोहित बेटा, तुम लोग इस वक्त यहाँ? हाँ बाबूजी, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ढोंग कर रहा हूँ। आपके मन में डर है कि दूसरे अमीर और मतलबी लोगों की तरह मैं भी एक दिन आपकी बेटी के साथ कुछ गलत कर दूंगा, उसका दिल तोड़ दूंगा। बेटा वो हम। नहीं माँ जी, आपका डरना गलत नहीं है, लेकिन मैं उस लड़की का हाथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता जिसने मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। रोहित की बात सुनते ही रमाशंकर और विमला चाची एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। बाबूजी, आज से 3 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं एक जिंदा लाश बन चुका था। 22 साल का रोहित अपनी गर्लफ्रेंड किंजल के हाथ में हाथ डाले हुए कॉलेज हंसते हुए चल रहा था। किंजल, तुम्हारी कसम, तुम्हारे बिना तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। तुम जो मांगो वो हाजिर कर दूं, बस जल्दी से हमारी शादी हो जाए। जेठालाल का बहुत बड़ा महल जैसा घर सजा हुआ है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। रोहित दूल्हे की भारी शेरवानी पहना हुआ है। नजर ना लगे मेरे लाल को, आज तो मेरा बेटा बिल्कुल राजा बाबू लग रहा है। अरे बस कुछ ही देर में किंजल हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मैं सपने सजा रहा था, लेकिन शादी वाले दिन किंजल किसी और लड़के के साथ भाग गई थी और बेड पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रखा था जिस पर लिखा था। रोहित, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। मैं अपने असली प्यार के पास जा रही हूँ। नहीं किंजल, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकती।
1 साल बाद रोहित का बेडरूम, जहां पूरी तरह अंधेरा है, खिड़की के पर्दे गिरे हैं। रोहित दाढ़ी बढ़ाई, धंसी हुई आंखों के साथ फर्श पर घुटने मोड़कर बैठा हुआ है। कमरे के बाहर जेठालाल और दयाबेन रो रहे हैं। जी देखिए ना, हमारे बेटे को 2 महीने हो गए, ना कुछ बोलता है ना किसी की बात का जवाब देता है। अरे क्या करूं दया, बुढ़ापे में हमारा एक ही तो चिराग है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा वंश सब यहीं खत्म हो जाएगा। कुछ महीनों बाद कॉलेज शुरू होता है। कॉलेज में क्लासरूम में रोहित एक कोने की सीट पर बिल्कुल गुमसुम सिर झुकाए बैठा है। तभी साधारण कपड़ों में आयशा कंधे पर एक पुराना बैग टांगे क्लास में एंट्री लेती है और रोहित के बगल वाली खाली सीट पर आकर बैठती है। हाय, मैं आयशा। आपका नाम क्या है? अजीब लड़का है, इतना उदास क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। क्लास के बाद अचानक रोहित के हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसका दम घुटने लगता है और वो हांफते हुए बेंच पर गिर जाता है। क्लास के बाकी बच्चे डरकर पीछे हट जाते हैं। आयशा तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है। रोहित मेरी तरफ देखो, लंबी सांस लो, कुछ नहीं हुआ है, पानी पियो। मुझसे नहीं होगा, मैं खत्म हो चुका हूँ। ऐसे कैसे खत्म हो गए? जिंदगी ऐसे खत्म नहीं होती। मुश्किलें आती हैं तो उनसे लड़ना पड़ता है। हार मान कर कोने में बैठना बुजदिली है। उठो। उस दिन के बाद आयशा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमने साथ में पढ़ाई पूरी की और कॉलेज के लास्ट डे वाले दिन कॉलेज कैंपस के कोने में एक बड़े पेड़ के नीचे रोहित और आयशा अकेले खड़े हैं। आयशा, तुम मुझे बस एक बात का सच सच जवाब दे दो। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोहित, ये तुम अचानक क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर नहीं करती हो तो साफ मना कर दो। मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगा। लेकिन क्यों रोहित? क्योंकि मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ। आयशा, मैंने पहले ही डिप्रेशन में अपना बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। मैं फिर से उस पागलों वाली हालत में नहीं जाना चाहता। लेकिन रोहित, मेरी और तुम्हारी हैसियत। मुझे तुम्हारी गरीबी या अमीरी से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये पता है कि तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो इंसान मेरे ऐसे बुरे वक्त में साथ दे सकता है, वो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। हाँ रोहित, हाँ, मैं तुम्हारा जीवन भर साथ देने को तैयार हूँ। दोनों रोते रोते गले लग जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम लोगों को बहुत गलत समझा था। हाँ बेटा, हमारे मन का सारा मैल धुल गया। अब हम समझ चुके कि हमारी लड़की के लिए तुमसे बेहतर लड़का इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता। आत्माराम, तेरी बेटी का नसीब सच में चमक गया है। ऐसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। इसके बाद हाथ जोड़कर और तसल्ली देकर रोहित अपनी फैमिली के साथ वहां से विदा लेता है। रोहित और उसके माता पिता के जाने के बाद, हे भगवान, लड़के वाले तो बहुत भले हैं, लेकिन इतने बड़े घर में शादी करने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी तो नहीं है। और नहीं तो क्या माधवी, समधी करोड़पति मिल गया तो क्या हुआ? बेटी की विदाई तो अपनी औकात के हिसाब से ही करोगे ना। बात तो 16 आने सच है, बड़ी घर की शादी है। तुम लोग ठीक कह रहे हो, अपनी हैसियत नहीं है, फिर भी बेटी की खुशी के लिए कुछ तो करना ही होगा। मैं ये जमीन के कागज लेकर सरपंच जी के पास जा रहा हूँ। आत्माराम कागज लेकर सरपंच जी के घर पहुंचता है। सरपंच जी, मेरी बेटी की शादी तय हुई है। ये मेरी जमीन का आखिरी टुकड़ा गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ रुपयों का कर्ज दे दीजिए। अरे आत्माराम, इस सूखी जमीन के बदले तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे। एक तरफ आत्माराम अपनी बेटी की विदाई के लिए कर्जा लेने जाते हैं, वहीं आयशा परेशान होकर रोहित को फोन लगाती है। रोहित, हमारे रिश्ते की वजह से बाबूजी अपनी आखिरी जमीन गिरवी रखकर कर्जा लेने सरपंच जी के घर गए हैं। क्या कर्जा? आयशा, तुम बाबूजी से कहो कि वो ऐसा कुछ न करें। मैं अभी पापा से बात करता हूँ। आत्माराम सरपंच के घर से उदास होकर लौट रहा है, तभी उसकी जेब में रखा पुराना मोबाइल बजता है। प्रणाम समधी जी। अरे प्रणाम आत्माराम जी, सुनिए, अभी के अभी जाइए और अपनी जमीन के कागज वापस लाइए। जी, लेकिन वो बात ये थी कि हमारी हैसियत, शादी के खर्च। अरे आत्माराम जी, हैसियत की बात करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। जहां दिल जुड़ जाते हैं वहां रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। लेकिन समझे जी, शादी की रस्में, लेन देन। अरे देखिए भाई साहब, हम अपने घर में बहू नहीं बेटी लेकर आ रहे हैं, इसलिए शादी का जो भी खर्चा होगा वो सब हमारा घर उठाएगा। समझे जी, आप सच कह रहे हैं? अरे बिल्कुल सच। आप उस पंडित जी से मिलकर कोई अच्छा सा दिन दिखवाइए, हम सगाई और शादी की तारीख पक्की करवाते हैं।
जेठालाल की बातें सुनकर आत्माराम खुशी खुशी कागज वापस लेकर घर पहुंचता है। अगले दिन आयशा के घर के बाहर 3 गाड़ियां रुकती हैं। उन्हें देखकर आयशा की सहेलियां, अरे टीना, देख देख कितनी बड़ी गाड़ियां हैं। हाँ भाई, आयशा की तो किस्मत ही चमक गई। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि अपनी आयशा का नसीब ही बहुत बुलंद है। गाड़ियों से उतरकर जेठालाल, दयाबेन और रोहित मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। भाई राम राम आत्माराम जी। चलिए भाई, शुभ काम में देरी कैसी। आज हम सब मिलकर शादी की खरीदारी के लिए शहर चलेंगे। हाँ समधी जी, चलिए कपड़े गहने सब आज ही फाइनल कर देंगे। रोहित बेटा, जरा इधर आना। क्या हुआ बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा, बड़े शोरूम में तो चीजें लाखों की मिलेगी। अरे पिताजी, आपको परेशान होने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। हम लोग हैं तो सही आपके लिए, आप बस हमारे साथ चलिए। अरे आत्माराम जी, चलिए चलिए, गाड़ियां इंतजार कर रही है। और हाँ, शादी की जगह भी पक्की कर दी है। इस भयंकर गर्मी में हम सब लोग गोवा जा रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग होगी हमारी आयशा की। गोवा? वो समंदर वाली जगह? हाँ समदन जी, गोवा। आत्माराम और माधवी एक दूसरे को देखते हैं। रोहित गाड़ियों की तरफ ले जाता है और गाड़ियां शहर के सबसे बड़े और चमचमाती लाइटों वाला वीआईपी बुटीक में रुकती है। अंदर सेल्समैन भारी लहंगे और शेरवानियां टेबल पर सजा रहे हैं। आयशा बेटी, ये देखो, ये तुम्हारी सगाई के फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इस पर असली हीरे जड़े हैं। ए जी, से कपड़े की कीमत में तो हमारे पूरे गांव की शादियां हो जाए। हे भगवान, मेरी तो धड़कन रुक रही है माधवी। तभी दूसरा सेल्समैन एक बहुत ही खूबसूरत पीला रेशमी लहंगा लेकर आता है। अरे, ये पीला लहंगा हमारी आयशा की हल्दी के लिए पैक कर दो। रोहित प्लीज मना करो, एक ही शादी में इतने सारे कपड़ों की क्या जरूरत है। बुद्धू, तुम चुपचाप ड्रेसेस देखो। तीसरा सेल्समैन 2 और भारी ड्रेसेस लेकर आता है जिन पर सोने के तारों की कढ़ाई है। सर, ये मैरून वाला मेहंदी के लिए और ये हैवी गाउन संगीत के फंक्शन के लिए फाइनल हुआ है। हे राम, सगाई अलग, हल्दी अलग, मेहंदी अलग, संगीत अलग, इतने सारे महंगे कपड़े। कुछ देर बाद सेल्समैन एक बेहद आलीशान लाल रंग का दुल्हन का शाही जोड़ा और साथ में भारी सोने के गहने लेकर आता है। और ये रहा हमारी बहू की शादी और मुंह दिखाई का सबसे खास जोड़ा। बिल्कुल परी लगेगी हमारी आयशा। सारी ड्रेसेस, शेरवानियां और ये गहने सब पैक कर दीजिए। आत्माराम और माधवी दिल पर हाथ रखकर बिल काउंटर की तरफ देखते हैं जहां मशीन से लंबा बिल निकल रहा है। रोहित बिल पे कर देता है, जिसके बाद सभी एक रेस्टोरेंट में आए हैं। हाँ तो आत्माराम जी, शॉपिंग तो बढ़िया हो गई। अब काम की बात पर आते हैं। जी समझी थी, वो कपड़ों का बिल कितना हुआ? मैं अरे छोड़िए बिल को। वो सब रोहित ने चुका दिया है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब आगे का प्लान सुनिए। हाँ समधन जी, पंडित जी ने जो मुहूर्त निकाला है वो बस 1 हफ्ते बाद का ही है। क्या सिर्फ 1 हफ्ता? इतनी जल्दी? समझी जी, 1 हफ्ते में तो शादी की टेंट लाइट की तैयारी भी नहीं हो पाएगी। और हमारी हैसियत, अरे आत्माराम जी, ये हैसियत वैसियत बीच में कहां से आ गई? रिश्तेदारों में दिल देखा जाता है, बैंक बैलेंस नहीं। बाबूजी, शादी गोवा में होगी और आप सबकी फ्लाइट्स की टिकट है। हवाई जहाज की टिकटें? हवाई जहाज की टिकटें? जी हाँ, आप सबको, आपके रिश्तेदारों को हमारे साथ ही चलना है। वहां समंदर के किनारे आलीशान रिजॉर्ट बुक हो चुका है। आत्माराम की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बहने लगते हैं। 2 दिन बाद शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गाड़ियों की कतार रुकती है। आत्माराम, माधवी और उनके गांव के रिश्तेदार पहली बार एयरपोर्ट देखकर दंग रह जाते हैं। सभी फ्लाइट में बैठते हैं और गोवा पहुंचते हैं। और अगले दिन गोवा के आलीशान रिजॉर्ट का समंदर किनारे बना लॉन गुलाबी और सफेद फूलों से सजा हुआ है। जेठालाल, दयाबेन, रोहित, आत्माराम, माधवी और गांव के सभी रिश्तेदार गुलाबी रंग के खूबसूरत कपड़ों में तैयार खड़े हैं। तभी एक बड़ी सी गाड़ी में बुआ, सास, नागिन अपनी बहू कलेशी के साथ आती है। हाँ दैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ जेठा भाई, तुमने अपने इकलौते करोड़पति बेटे की शादी एक कौड़ी की गरीब लड़की से पक्की कर दी। अरे नागिन जी, हाँ पा गई, पर आयशा बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की? मामी जी भूल गई क्या कि 3 साल पहले जो लड़की आई थी वो भी कितनी अच्छी बनकर आई थी? क्या नाम था उसका? हाँ, किंजल। किंजल का नाम सुनते ही रोहित का चेहरा अचानक पीला पड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। हाँ अरे कलेशी, वो किंजल भी तो शादी के दिन ही रोहित को बीच मंडप में छोड़ कर किसी और के साथ भाग गई थी। कैसा तमाशा हुआ था, हमारा लड़का तो पागल ही हो गया था। सच में भैया तो डिप्रेशन में चले गए थे, कमरा बंद करके रोते रहते थे। कहीं ये गरीब लड़की भी वैसा ही कोई बड़ा धोखा देकर ना भाग जाए। बुआ जी, प्लीज उस बारे में बात मत कीजिए।
मुझे अरे नागिन जी बस करो। अरे बंद करो अपनी ये बकवास, पुरानी बातें यहाँ मत दोहराओ। अरे चुप कर कलेशी, बदतमीज कहीं की, तुझे अकल नहीं है? रोहित बेटा अभी अभी उस डिप्रेशन से बाहर आया है और तू उसे फिर से वही सब याद दिला रही है। लो मम्मी जी, आप सबके सामने मुझे क्यों डांट रही हो? मैं तो बस भैया की भलाई के लिए कह रही थी। भाई साहब दया, आप लोग बुरा मत मानना, मेरी बहू का दिमाग थोड़ा घुटने में है, कुछ भी बोल देती, हम जरा फ्रेश होकर आते हैं। कमरे से बाहर निकलकर कलेशी चिढ़कर नागिन का हाथ झटकती है। मम्मी जी ये क्या तरीका है? कमरे के अंदर तो आपने मुझे सबके सामने डांट दिया। अरे ओ कलेशी की बच्ची, अपनी खोपड़ी चला, बात को समझ। अगर सबके सामने हम सीधे वार करेंगे मतलब ये कि सबके सामने तो हमें शरीफ और शुभचिंतक ही बनना पड़ेगा। तू बस बीच बीच में उसे ये ड्रामा याद दिलाती रहे। हाँ मम्मी जी, मान गए आपकी नागिन जैसी बुद्धि को। देखिए मैं इस शादी में कैसा कलेश करवाती हूँ। दोनों सास बहू कमरों की तरफ बढ़ती हैं। थोड़ी देर बाद आयशा रोहित को नॉर्मल करती है। रोहित और आयशा स्टेज पर 2 शानदार कुर्सियों पर बैठे हैं। अरे हाँ भाई, अंगूठी बदलने का शुभ मुहूर्त हो गया है, चलिए रस्म शुरू की जाए। दयाबेन एक सजी हुई थाली में से डायमंड की रिंग रोहित को देती हैं। रोहित आयशा को मुस्कुराते हुए डायमंड रिंग पहना देता है। तभी माधवी पुराना मखमली डिब्बा से एक साधारण सी सोने की अंगूठी आयशा को देती है। समझी जी, बेटा रोहित, हमारी हैसियत तो बस इतनी ही थी, हम बहुत बड़ी चीज तो नहीं ला पाए ये सोने की। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? रोहित आत्माराम के हाथ से वो डिब्बा लेकर बड़े ही सम्मान के साथ उस सोने की अंगूठी को थाली में रखता है। बाबूजी, मेरे लिए इस अंगूठी की कीमत दुनिया के किसी भी हीरे से बढ़कर है। चलो आयशा, अब ये सबसे कीमती अंगूठी मुझे पहनाओ। आयशा रोते हुए उस सोने की अंगूठी रोहित की उंगली में पहना देती है। सगाई की रस्म बेहद खूबसूरती से संपन्न होती है। तभी अरे वाह दया, बहू ने मेरे भतीजे को सोने का छल्ला पहनाया है, बहुत सुंदर है। वैसे जेठा भाई, हमारे खानदान में आज तक पुरुषों ने सिर्फ डायमंड ही पहना है, पर चलो गरीबी में इतना सोना भी आ गया, यही बड़ी बात है। वैसे आयशा, ये अंगूठी सगाई के बाद वापस सुनार को लौटानी तो नहीं है ना? सुना है गरीब लोग अक्सर किराए पर लाकर इज्जत बचाते हैं। आयशा का चेहरा उतर जाता है। रोहित कलेशी को घूर कर देखता है तो दोनों सास बहू हंसती हुई स्टेज से नीचे उतर जाती है। अगले दिन रिजॉर्ट पूरा सजा है। रोहित और आयशा पीले कपड़ों में लोटस टब में बैठे हुए हैं। स्टेज पर दोनों के डांस दोस्त कर रहे हैं। हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा, ढोल बजेंगे, तंबू गड़ेगा, साली गलेगी, कंगना बंधेगा, दूल्हा बन के यार मारा घोड़ी चढ़ेगा, भाभी आवेंगी रे, मारी भाभी आवेंगी। दयाबेन और माधवी दोनों हंसते हुए रोहित और आयशा को हल्दी लगा रही हैं। तभी नागिन और कलेशी वहां पहुंचती हैं। भैया, हल्दी का रंग जितना चटक चढ़ता है ना, उतनी ही जोर से यादें ताजा होती है। 3 साल पहले किंजल की हल्दी पर भी यही गाना बज रहा था ना, बेचारे भैया। रोहित का हाथ अचानक कांपने लगता है। अरे चुप कर कलेशी की बच्ची, अपशगुनी, शुभ काम में पुरानी मनहूस बातें क्यों याद दिला रही है? जैसे तैसे आयशा फिर रोहित को संभालती है और हल्दी पूरी होती है। अब अगले दिन समंदर किनारे आयशा हरे रंग के बेहद खूबसूरत लहंगे में बैठी है। 2 महिला उसकी हथेलियों पर बारीक मेहंदी लगा रही है। पास ही उसकी सहेलियां टीना, शीला और मोहिनी गाना गा रही हैं। अरे वाह आयशा, तेरी किस्मत तो ऐसी चमकी है कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और नहीं तो क्या। अरे यार, ये सब बस भगवान की कृपा है। मेहंदी की रस्म पूरी होती है। अब अगले दिन गोवा के समंदर किनारे आलीशान शादी का मंडप सजा है। रोहित दूल्हे के लिबास में सहरे के साथ मंडप में बैठा है। आयशा लाल रंग के बेहद खूबसूरत शाही लहंगे में रोहित के बगल में बैठती है। अरे वाह देवर जी, बधाई हो। इस बार तो पक्का आपकी दुल्हन मंडप में आ ही गई, वरना पिछली बार तो आप मंडप में बैठे बैठे ही रह गए थे। हाँ भाई रोहित, हम तो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि पंडित जी जल्दी जल्दी फेरा करवा दे, कहीं फेरों के बीच में ही ये दुल्हन भी। ये सुनकर रोहित के हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगते हैं। वो हाँफने लगता है। ये देखकर जेठालाल और दयाबेन घबरा जाते हैं। अरे नागिन कलेशी, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस वक्त? जेठालाल की बात पूरी होने से पहले ही आयशा रोहित का कांपता हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लेती है। वो रोहित के बिल्कुल करीब आती है और उसकी डरी हुई आंखों से आंखें डालती है। रोहित, रोहित, मेरी तरफ देखिए, अपनी आयशा की आंखों में देखिए। यहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। आयशा, वो दुनिया इधर की उधर हो जाए रोहित, लेकिन मैं आपका साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मौत भी आ जाए तो भी मैं इस मंडप से आपका हाथ पकड़कर ही उठूंगी। भरोसा रखिए मुझ पर। आयशा की बात सुनकर रोहित का कांपना बंद हो जाता है। उसका डर गायब हो जाता है। नागिन, अपनी इस बहू को यहाँ से ले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
माहौल बिगड़ता देखकर नागिन दिखावे के लिए कलेशी को जोर से थप्पड़ मारती है। अरे ओ कलेशी की बच्ची, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चल माफी मांग सबसे अभी के अभी। मुझे माफ कर दीजिए मामी जी, माफ कर दो देवर जी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। चलो जो हुआ सो हुआ, पंडित जी आप फेरे शुरू करवाओ। कुछ ही देर में रोहित और आयशा की शादी पूरी होती है। अब विदाई का वक्त आता है। आयशा अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो रही है। मेरी लाडो, अपने घर को स्वर्ग बनाना। रोहित बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। बाबूजी, आयशा की आंखों में कभी दुख का एक आंसू नहीं आएगा। आप रोइए मत, मुस्कुराकर अपनी बेटी को विदा कीजिए। विदाई के सभी मेहमानों की गाड़ियां आगे निकल चुकी हैं। पीछे रोहित और आयशा की सजी गाड़ी आ रही है। तभी रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर ट्रक पलट जाता है। उसके पीछे सीमेंट की बोरियां बिखर जाती हैं। ट्रक पलटने की वजह से हाईवे पर दोनों तरफ मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। रोहित की गाड़ी का ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे सर, आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रक पलट गया है और पूरा रास्ता ब्लॉक है। पुलिस कह रही है कि रास्ता खुलने में कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। 4-5 घंटे? रोहित, घर में गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त तो सिर्फ 1 घंटे बाद का है। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो? एक तरफ रोहित आयशा ट्रैफिक में होते हैं, वहीं जेठालाल मेहमानों के साथ इंतजार कर रहे हैं। तभी देखा जेठा भाई, मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस लड़के की किस्मत में दुल्हन का सुख नहीं। कैसी मनहूस लड़की को ब्याह कर लाए हो जो पैर रखने से पहले इतना बड़ा अपशगुन कर गई। हाँ मम्मी जी, शुभ मुहूर्त का बस 15 मिनट ही बचा है। दुल्हन तो क्या, गाड़ी का भी अता पता नहीं है। चुप करो तुम दोनों, मेरी बहू कोई अपशगुन नहीं लाई है, वो दोनों आते ही होंगे। सोचती रह दया, मेरा भेजा हुआ ट्रक रास्ता खुलने ही नहीं देगा। मुहूर्त निकलेगा, बदनामी होगी और इस गरीब लड़की को मैं इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी। हाईवे पर रोहित गाड़ी से बाहर निकलकर जाम देखता है। उसका फोन बजता है। अरे रोहित बेटा, कहाँ रह गए? मुहूर्त निकला जा रहा है, तेरी बुआ यहाँ तमाशा खड़ा कर रही है। पापा आप चिंता मत कीजिए, हम सही मुहूर्त पर ही घर के अंदर कदम रखेंगे। रोहित तुरंत फोन काटता है और अपने एक जिगरी दोस्त विशाल को फोन लगाता है। हेलो विशाल भाई, मुझे तेरी मदद चाहिए। तेरी हॉट एयर बलून वाली कंपनी की पूरी टीम और बलून मुझे अभी के अभी हाईवे के पास वाले खाली मैदान में चाहिए। इमरजेंसी है भाई, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। रोहित का दोस्त तभी कुछ हॉट एयर बलून का बास्केट भेजता है। आयशा और रोहित उसमें बैठते हैं। उनके आगे पीछे 2-2 एयर बलून उनकी सुरक्षा के लिए आते हैं। रोहित एक हाथ से आयशा का हाथ पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से अपनी माँ दयाबेन का फोन लगाता है। हेलो माँ, आप आरती की थाली लेकर बिल्कुल तैयार रहिए। आपकी बहू की ऐसी ग्रैंड एंट्री होने वाली है जैसी आज तक पूरे शहर में किसी की नहीं हुई होगी। अरे सच में रोहित बेटा, मैं तो पल के बिछाए खड़ी हूँ। तुम लोग जल्दी आओ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त खत्म होने से सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। नागिन और कलेशी मेहमानों के बीच बातें बना रही हैं। तभी अचानक आसमान से एक जोरदार घड़घड़ाहट आती है। अरे भाई ऊपर देखो, आसमान में वो क्या है? सब लोग ऊपर देखते हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आसमान में 2 बड़े हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगते हैं और गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगती है। अरे देखो, फूलों की बारिश के बीच से वो क्या नीचे आ रहा है। फूलों की उस बारिश के ठीक बीच से बेहद खूबसूरत और आलीशान हॉट एयर बलून धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। बलून के बास्केट में रोहित और आयशा एक दूसरे का हाथ थामे राजा रानी की तरह खड़े हैं। उनके पीछे वाले 2 बलून्स में रोहित की सुरक्षा के लिए गार्ड्स की स्पेशल टीम और उनकी टीम के लोग फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए आ रहे हैं। अरे जेठा जी देखो, मेरी बहू तो सीधे बादलों को चीर कर आसमान से उतरी है। ये कैसे हो सकता है? बलून सही समय पर लैंड करता है और आयशा घर में प्रवेश करती है। अरे बेटा, तुम लोग हाईवे के महाजाम से निकलकर ऊपर आसमान में कैसे आ गए? अरे पापा, हाईवे पर ट्रक पलटा था, जाम भी था, लेकिन रास्ता बंद होने पर भी आसमान के रास्ते खुल जाते हैं। मेरे दोस्त की हॉट एयर बलून कंपनी ने एन वक्त पर हमारा साथ दिया। अब चाहे कोई कितनी भी साजिश कर ले, मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी बनकर आ चुकी है। नागिन और कलेशी अपना सा मुंह लेकर कोने में खड़ी हो जाती हैं। दयाबेन आगे बढ़कर भावुक होकर आयशा की नजर उतारती हैं और मिर्च नमक फेंकती हैं। मेरे बच्चों को दुनिया की हर बुरी नजर से भगवान बचाए। आयशा मुस्कुराते हुए चावल से भरे कलश को धीरे से गिराती है, फिर आलता की थाली में पैर रखकर घर में आती है। रात के समय सभी कमरों में जाते हैं। रोहित का कमरा फूलों की लड़ियों से सजा था। तभी रोहित मुस्कुराते हुए आयशा के पास बैठ जाता है। अरे क्या सोच रही हो आयशा, अब तो सब कुछ सच है, अब तो कोई डर नहीं है ना? रोहित, मुझे अभी भी डर लग रहा है। कल तक जो लड़की चूल्हे के धुएं और पानी की किल्लत में जी रही थी, क्या वो आपके इस आलीशान महल की रानी बनने के लायक है? आयशा, महल तो सिर्फ ईंट पत्थरों का होता है। इस घर को असली स्वर्ग तो तुम अपनी सादगी से बनाओगी।
तुमने मुझे मेरे सबसे बुरे वक्त में अंधेरे से बाहर निकाला है। अगर तुम ना होती तो आज ये रोहित नहीं होता। मुझे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए रोहित, बस आपका ये साथ हमेशा ऐसे ही रहे। रोहित आयशा के माथे पर प्यार से चूमता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन सुबह आयशा अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी उठकर रसोई में आती है और वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है उसे स्टोर रूम के कोने से नागिन और जेठानी कलेशी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मम्मी जी, वो मनहूस लड़की तो कल सही सलामत इस घर में आ ही गई। हमारा ट्रक वाला प्लान फेल हो गया, अब हम क्या करेंगे? अरे तो चिंता मत कर, मैंने कोई कौड़ियां थोड़ी ना खेल ली हैं। जब एक बार मैं उस रोहित को मरने की हालत में पहुंचा सकती हूँ तो इस पूरे परिवार को दोबारा बर्बाद करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार तो सारा इल्जाम इस नई बहू पर आएगा। मतलब मम्मी जी 3 साल पहले शादी के मंडप से जो किंजल भागी थी और भैया डिप्रेशन में गए थे, वो सब आपने किया था? और नहीं तो क्या, वो किंजल मेरे ही तो खानदान की लड़की थी। मैंने ही जानबूझकर उसे रोहित के जाल में फंसाया था और मेरे ही कहने पर वो ऐन वक्त पर मंडप छोड़कर भागी थी ताकि रोहित कभी खड़ा ना हो सके। जेठा भाई अपनी सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम कर देते। तो अब क्या प्लान है मम्मी जी? आज इस आयशा की पहली रसोई है, तू मौका मिलते ही ये पुड़िया खाने में मिला देना। आगे आगे देख होता है क्या। इसे तो मैं घर से धक्के मार कर बाहर निकलवाऊंगी। दीवार के पीछे खड़ी आयशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो खुद को संभाल कर रसोई में जाती है। तभी कलेशी अंदर आती है। अरे आयशा दुल्हन जी, इतनी जल्दी उठ गई? लाओ लाओ, पहली रसोई है तुम्हारी, लाओ हलवा मैं चला देती हूँ, तुम जरा आराम कर लो। अरे नहीं नहीं भाभी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? आप चिंता मत कीजिए। कलेशी बार बार चम्मच पकड़ने या चीनी का डिब्बा उठाने के बहाने पुड़िया मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन आयशा 1 सेकंड के लिए भी कढ़ाई के पास फटकने का मौका नहीं देती। आखिरकार आयशा की समझदारी से पहली रसोई अच्छे से निपट जाती है। अब आयशा की मुंह दिखाई का फंक्शन था। शहर की कई अमीर औरतें सजी धजी बैठी होती हैं। आयशा भारी गहनों और घूंघट में बैठी है। अरे दया, बहू तो सुंदर है, पर सुना है तुम्हारे लल्ले की पहली शादी मंडप में ही टूट गई थी। हाँ बहन, मैंने भी सुना था कि लड़का तो पागल हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था। अब इस गरीब घर की लड़की को तो ले आयो, पर क्या भरोसा ही टिकेगी कि नहीं। मंडप से भागने और पागल शब्द सुनते ही कोने में खड़े रोहित का चेहरा अचानक पसीने पसीने होने लगता है। उसे भयानक घबराहट होने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है। अरे देखो देखो, रोहित को फिर से वही पागलों वाला दौरा पड़ रहा है। मैंने कहा था ना, इस लड़की के पैर ही मनहूस हैं। आयशा तुरंत उठकर रोहित के पास जाती है, उसका हाथ थामती है और उसे पानी पिलाकर अंदर कमरे में ले जाती है। सारे मेहमान विदा होते हैं। 2 दिन बाद का समय है। पूरा परिवार जेठालाल, दयाबेन, रोहित, बुआ और कलेशी हॉल में बैठे हैं। मामी जी, जो लड़का अपनी शादी का सदमा नहीं झेल पाया, वो इस गरीब लड़की का बोझ क्या उठाएगा? और नहीं तो क्या, इस लड़के की किस्मत में कभी औरत का सुख था ही नहीं। तभी अचानक पूरे हॉल में एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लगती है। सब चौंक जाते हैं। हॉल के बड़े ब्लूटूथ होम थिएटर स्पीकर से नागिन और कलेशी की वही पुरानी रिकॉर्डिंग पूरे घर में गूंज उठती है। हाँ रे कलेशी, वो किंजल मेरे ही खानदान की लड़की थी। मैंने ही जानबूझकर उसे रोहित के जाल में फंसाया था ताकि जेठा भाई अपनी सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम कर दें। रिकॉर्डिंग सुनकर नागिन और कलेशी के हाथ से चाय के कप छूट कर गिर जाते हैं। ये क्या है? तभी आयशा सीढ़ियों से उतरती है और उसके हाथ में फोन है जो ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्टेड है। ये आपका असली चेहरा है बुआ जी। बहुत देख लिया मैंने अपने पति को आपकी वजह से घुट घुट कर जीते हुए, अब और नहीं। नागिन, मैंने अपनी सगी बहन समझकर तुम पर कितना भरोसा किया था। तूने मेरे भरोसे को आग लगा दी, मेरी पीठ में छुरा भोंका। तो मेरी इकलौती चिराग को बुझाकर मेरी जायदाद हड़पना चाहती थी। भाई साहब, मेरी बात सुनिए, लड़की झूठ कह रही है, रिकॉर्डिंग झूठी है। चुप कर। अगर तू मेरी बहन न होती तो आज ही तुझे और तेरी इस कलेशी बहू को पुलिस के हवाले करके जेल की चक्की पिसवाता। निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद तुम दोनों की परछाई भी मेरे इस महल पर नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। नागिन और कलेशी रोते गिड़गिड़ाते हुए बेइज्जत होकर घर से बाहर निकल जाती हैं। दयाबेन रोते हुए आयशा को गले लगा लेती है। आयशा बेटी, तुमने आज मेरे बेटे को और इस पूरे घर को बचा लिया। थैंक यू आयशा, आज तुमने मेरे सिर से वो 3 साल पुराना बोझ हमेशा के लिए उतार दिया। बुआ के जाने के बाद आयशा ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल ली। दोनों गर्मियों की छुट्टियां मनाने उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन आए हैं। दोनों एक लकड़ी के बेंच पर बैठते हैं। सामने खूबसूरत पहाड़ हैं। रोहित, मुझे तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा और शादी के बाद मेरी ऐसी हॉट एयर बैलून में इतनी रॉयल एंट्री होगी। नहीं आयशा, तुम ये सब डिजर्व करती थी। दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं।
क्या आप भी अपनी शादी में अनोखी एंट्री करना चाहते हैं? अगर हाँ तो कैसी एंट्री, हमें कमेंट में जरूर बताएं।